अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 15वां हिस्सा है। 14वें हिस्से के आखिर में मैं बता चुका हूँ, हम लोग ओलंपिक स्टेडियम की तरफ निकले। वहाँ जब पहुँचे तो स्टेडियम आने से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले से ही कोरिया का जो यंग जनरेशन है वो स्टेडियम के दोनों साइड हमारे गाड़ियों का इस्तकबाल करते हुए खड़ा था। और जैसे ही हम लोग स्टेडियम पहुँचे तो कोरिया का जो नेशनल एंथम है वो बजाकर हमारा इस्तकबाल किया गया। फिर सब लोग हमारे इस्तकबाल में खड़े हुए हैं हमको हमारे चेयर तक पहुँचाने के लिए। वर्ल्ड के आए हुए बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिशियंस और दुनिया भर के जो मेहमान थे वो उस स्टेडियम के अंदर मौजूद। मैं सोचने लगा, ये कोरिया का जो यंग जनरेशन है, इनमें क्यों इतना जोश, इतना जज्बा है अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। मैं मेरे दोस्तों से पूछते रहता हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया, बोले हमारे यहाँ पर एक्चुअल में हर एक के माइंड में ये है कि नॉर्थ कोरिया वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा एक पड़ोसी है, वो हमारा अपना एक कबीला है, हमारे ही ख़ानदान के लोग हैं, एक ही बिरादरी है। आपस में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ इख्तिलाफ़ात है, अगर वो दूर हो गए हम लोग एक हो जाएंगे। और जब एक होंगे तो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर ताकत बनने का हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, और वैसी हमारे अंदर सलाहियतें हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सोचने लगा, वो कोरिया हमारे मुल्क से एक साथ बाद आज़ाद होने वाला आज पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत कर रहा है। सैमसंग कंपनी, हर एक के पास उसका मोबाइल। अगर आपके पास आईफोन भी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आईफोन का डिस्प्ले और मदरबोर्ड सैमसंग कंपनी ही बना कर देती है। एलजी, हमारे घर में कोई ना कोई एलजी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ह्युंडई, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कैप्चर कर दिया। पोस्को, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील कंपनी। मतलब वहाँ का यंग जनरेशन बस वो ये फ़िक्र में होता है, हमको जापान को सेकंड नंबर पे डालना है और ख़ुद को पहले नंबर पे पहुँचाना है। इसलिए कि वहाँ पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चिढ़ है या जिसको वो अपना सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल समझते हैं तो वो है जापान, क्योंकि जापान ने उनके ऊपर हुकूमत की हुई है। अब वो एक अलग तारीख़ है, उस पर मैं फिर कभी रोशनी डालूँगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जापान से उनको जो चिढ़ है, मैंने अभी चंद दिनों पहले मेरा एक वीडियो जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था, हम लोग इंचैन से सियोल होते हुए पोहांग यानी पूरे मुल्क को क्रॉस करके, जैसे हमारे इंडिया के एग्ज़ाम्पल के हिसाब से अगर समझाऊँ तो मुंबई से लेके कोलकाता तक का हमने सफ़र किया बाय कार। तो वो जो सफ़र था, चूँकि इधर का जो सिटी है, जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई वो अरब सागर के किनारे है, तो वैसे ही जो कोलकाता है वो बहरे हिंद के किनारे पर है। तो दोनों समंदरों के नाम अलग अलग है। साउथ कोरिया में भी ऐसा ही है, जहाँ पे सियोल सिटी, इंचैन सिटी है, वो जो समंदर है उसको ईस्टर्न चाइना सी कहा जाता है। वहाँ से लेके पूरा मुल्क क्रॉस करके जब हम लोग उधर गए तो वो जो सी है, अब वो सी के नाम पे उन लोगों के आपस के दरमियान में इख्तिलाफ है। कुछ लोग उसको जैपनीज़ सी कहते हैं, कुछ लोग उसको कोरियन सी कहते हैं। अब मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने लिखा था फ्रॉम ईस्टर्न चाइना सी टू जैपनीज़ सी। वो जो टॉपिक था उसको पढ़ने के बाद कोरिया से मेरे एक दोस्त, उन्होंने मुझे फ़ौरन फ़ोन किए। मैंने कहा, बोलो भाई क्या बात है। बोले, डियर मिस्टर सैयद, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू काइंडली चेंज योर टॉपिक नेम, नाउ यू अपलोडेड योर लेटेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे जो आपने अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, मेहरबानी करके उसका टॉपिक चेंज कर दीजिए। मैं बोला, आई डोंट अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। मैं बोला, मैं नहीं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हो। उसने कहा, यू कांट इमेजिन हाउ मच वी डोंट लाइक टू एनी जापान नेम बिकॉज वी आर not accepted its Japanese sea.
सो काइंडली डोंट कॉल इट जापानीज सी। उन्होंने कहा हम लोग किसी भी हाल में ये कबूल करने को तैयार नहीं है वो जापानीज सी है, वो कोरियन सी है। मैंने कहा ओ आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम लोगों के आपस के बीच में जो है इस तरह की तलखियाँ हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कोरिया ने अपना जो कॉम्पिटिटिव है वो जापान को बना के रखा, इसीलिए वो हर फील्ड में, हर लाइन में ये कोशिश करते हैं कि हम जापान से किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे और हर चीज़ के अंदर हम 4 कदम उनसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर जापान के पास सोनी है, हमारे पास में एलजी और सैमसंग है। अगर जापान के पास होंडा है, हमारे पास में हुंडई है। क्या है जापान के पास जो हमारे पास में नहीं है? मतलब उनका आपस में ऐसा कंपटीशन है। तो कोरिया का जो यंग जनरेशन है, उन्होंने अपने देश को, अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए जो अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, तो मुल्क का नक्शा बदल दिया। अब आइए हमारे मुल्क में हम आते हैं। हमारे देश के अंदर मुल्क की आज़ादी और बंटवारे से लेकर दोनों देशों, दोनों पड़ोसियों के दरमियान दोनों ने अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझ लिया। दोनों में आपस में रोज़ाना लड़ाइयाँ, रोज़ाना झगड़े, और हमारे टीवी चैनल वालों को सबसे ज़्यादा जो मसाला मिलता है वो इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा मुफ्त में, फ्री में, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 रिटायर्ड बुड्ढों को लाके बिठा दो, एक एक कप कॉफ़ी का हाथ में थमा दो और डिबेट चल रहा है, चिल्ला पुकार चल रही है दोनों भी तरफ से। और दोनों तरफ से अगर हम गौर करेंगे तो पिछले 80 साल के अंदर अरबों खरबों रुपया सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्चा हुआ। और दोनों मुल्कों का गरीबी के मामले में सेम हाल है। दोनों भी तरफ आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना मिलता है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता। दोनों तरफ का मसला ये है कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उसके अंदर आज भी हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दोनों तरफ के हालात पे अगर हम गौर व फिक्र करेंगे, कॉलेजेस, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से आज भी 100 और 200 साल पीछे हैं। दोनों तरफ के हालात देखेंगे, आज भी हमारे देहात वो हॉस्पिटल से महरूम हैं, आज भी हमारे नदियों के ऊपर पुल नहीं है, आज भी हमारे पास रोड नहीं है, रास्ते नहीं है। यहाँ तक कि हमारे दोनों मुल्कों में जो रेलवे लाइन भी बिछा हुआ है ये अंग्रेज़ों की देन है। जो भी हमारे रेलवे रूट है वो बेचारे अंग्रेज़ छोड़कर चले गए, अब हम उन्हीं के गरम गरम तवे के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और ट्रेन भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पर दोनों भी मुल्कों में जो चलती है वो वही ट्रेन है जो अंग्रेज़ हमारे लिए छोड़कर गए थे। उसके नक्शे में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, सेम नक्शा है। वरना आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाकर देखो, ट्रेन उस वक्त तक अपने प्लेटफॉर्म से हरकत नहीं करती है, मूव नहीं होती है, जब तक उसके दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाते। हर एक इंसान के लिए उसमें सीटिंग का इंतज़ाम होता है। पूरी कंप्लीट ट्रेन जो है वो एसी होती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सी सहूलतें हैं। मैं मलेशिया गया था, मैंने वहाँ पर भी देखा, साउथ कोरिया गया था, वहाँ पर भी देखा, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में। अब आपको ये ट्रेन जो हमारे वाली है, ख़ास तौर पर आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया भर के जो फॉरेनर्स है वो हमारे मुल्क का सफ़र हमारी ओपन विंडो वाली ट्रेन के अंदर सफ़र करने के लिए करते हैं। और एक एक अजूबा, आज भी हमारे मुल्क के अंदर एक रूट के ऊपर वो स्टीम ट्रेन चलाई जाती है जो थॉमस एडिसन ने दुनिया में सबसे पहला रेलवे इंजन बनाया था। आज भी हमारे यहाँ पे वो इंजन मौजूद है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये लंबी चौड़ी स्टोरी बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि हम दोनों भी मुल्क गुर्बत और फाका कशी के अंदर आज भी इतने पिछड़े हुए हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में लेबर अगर कहीं से जाते हैं यही हमारे तीनों चारों मुल्कों से। पूरी दुनिया में लेबर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ के लेबर आपको हर जगह पर मिलेंगे। हम सिर्फ लेबर की कैटेगरी के अंदर रहे, उसके अलावा आप सोचो किसी बड़े मुल्क में अगर हमको जाना है,
वहाँ के एम्बेसी के अंदर जाइए आप पासपोर्ट लेकर वीज़ा के लिए, कितनी इंक्वायरीज होती है, कितने पेपर मांगे जाते हैं। और हमारे कंपैरिजन में साउथ कोरिया अपने आप को उस लेवल पर लेकर गया कि दुनिया के 150 मुल्क ऐसे हैं उनको वहाँ का वीज़ा नहीं लगता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बताने का मकसद यही, हम लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हुए, अब स्टेडियम के अंदर वो लोग अलग अलग टाइप के वहाँ पे फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और फिर वर्ल्ड से आए हुए बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों की स्पीचेस, उनकी तकरीरें होती है, उसके अंदर वो लोग ये सारे फिगर्स बताते हैं और ये सारी मालूमात देते हैं कि दुनिया के अंदर अमन व अमान नहीं होने की वजह से और आपस की लड़ाइयों की वजह से दुनिया का कैसे नुकसान हो रहा है। और मेरे पास में वो पूरी बुक है, गुयाना के प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने जो स्पीच दी थी वो एकदम हार्ट टचिंग मुझे लगी थी, मेरे पास है अभी भी वो। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में ये कहा था कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर दो मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो पूरी दुनिया में जो अखराजात डिफेंस के ऊपर हो रहे हैं, सिर्फ बर्बादी के ऊपर रोज़ाना का मिलियनों डॉलर का बजट खर्च हो रहा है, रोज़ाना का, डेली का। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया था कि पीने का साफ पानी नहीं मिलने की वजह से कितने लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं, अनाज नहीं मिलने की वजह से कितने लाख लोग मर जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलने की वजह से कितनी ऐसी प्रेग्नेंट औरतें हैं जो मर जाती है और उनके बच्चे भी मर जाते हैं, कितने बीमार मर रहे हैं सिर्फ मेडिसिन नहीं होने की वजह से। वो बड़े ही बेहतरीन, वो पूरी स्टडी करके लिख कर लेकर आए थे अपने पास में। उन्होंने पूरे फिगर्स बताए कि दूसरी तरफ तबाही और बर्बादी पे करोड़ों मिलियनों डॉलरों का जो है खर्च हो रहा है, और दूसरी तरफ इस तरीके से पानी, अनाज, बीमारियों की वजह से इंसानों की जानें ज़ाय और बर्बाद हो रही है। स्टेडियम के अंदर जो इवेंट होता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स है, CNN वगैरह, उसके ऊपर भी उसको टेलीकास्ट किया जाता है और पूरी दुनिया देखती है कि अमन और पीस के लिए साउथ कोरिया के अंदर वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिशियंस लीडर्स जो जमा हुए हैं और उसका असर पड़ता है मेरे मोहतरम दोस्तों। अब उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से मुकम्मल हुआ, और वो मुकम्मल होने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखा, गौर व फिक्र किया कि डिसिप्लिन जिसे कहते हैं वो कोरिया के लोगों में कैसा है, वो वाकई में भी सीखने की चीज़ है। और इसी के ऊपर मेरा और हमारे चेन्नई के अज़ीज़ दोस्त जो है अनबन सर, उनके साथ में मुज़ाकिरा भी हुआ। उन्होंने भी मुझसे कहा, बोले देखो स्टेडियम के अंदर लाखों लोग बैठे हुए, लेकिन जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो हर आदमी वो अपनी चेयर, अपनी कुर्सी अपने साथ में लेकर गया। ये मैंने एक अजीब सिस्टम देखा मेरे मोहतरम दोस्तों। वहाँ पे एक्चुअल में ये नौकर वाला सिस्टम नहीं है, मैं इसके ऊपर आगे बताऊँगा। हमारे मुल्क में जो नौकर वाला सिस्टम है ना, कि कुर्सियाँ नौकर बिछाएंगे, फिर नौकर कुर्सियाँ उठाएंगे, फिर नौकर झाड़ू मारेंगे, फिर नौकर ये करेंगे, फिर नौकर वो करेंगे। साउथ कोरिया में नौकर वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पर स्टेडियम में अगर आपको बैठना है, एक जगह पर सारी कुर्सियाँ हैं, आप वो कुर्सी उठाइए और तरतीब के साथ, रत्ती बराबर भी वो बैलेंस के अंदर फ़र्क नहीं है, लाइन से अपनी कुर्सी रख के वो बैठे हुए हैं। और प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अपनी कुर्सी उन्होंने उठाई, और कुर्सी उठाने के बाद जहाँ उसकी जगह थी, मतलब नौकर का वो कुर्सियों को जमा करने का, उठाने का जो खर्च है वो भी बच गया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो मैंने तहकीक की तो पता चला कि वहाँ के लोग असल में ह्यूमन रिस्पेक्ट मीन्स व्हाट, यानी इंसानी जज्बात की कदर, कि भाई एक दूसरा इंसान वो हमारे लिए वज़न उठाए, एक दूसरा इंसान वो हमारे लिए झाड़ू मारे, ये चीज़ उन लोगों को एकदम अखलाक से गिरी हुई लगती है। देखो कैसी उन लोगों के अंदर इंसानियत है, यानी इंसानियत का एहतराम देखो
कि किसी दूसरे इंसान को अपने लिए तकलीफ़ देना भी वो लोग गवारा नहीं करते। और मुझे अफसोस होता है कभी कभी, मुझे हमारे अपने मुल्क में भी किसी फंक्शन के अंदर या किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, किसी बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाने का मौका मिला, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वो अपने साथ में नौकर नौकरानियों को लेकर आते हैं। 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर लंच डिनर हो रहा है और वो नौकर नौकरानी उनके बच्चों को संभाल रही है, पूरी फैमिली मिलकर आलीशान खाना खा रही है। और वो गरीब है बेचारी, वो जो बेचारा है वो गरीब है, ड्राइवर है, आपकी गाड़ी लेकर आया है, अरे उसको भी तो दिल है, कम से कम उसको भी तो अपने साथ लाकर खिलाओ। वो जो आपके बच्चों को संभाल रही है, अगर वो एक आपके साथ में शरीक हो जाएंगी, आपके बिल में ऐसा कौन सा तूफ़ान आने वाला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।